बताएगा? दो तरह का न्यूट्रिशन आपको बताएगा। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक। जो अपना खाना बना लेते उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना खाना नहीं बनाते उन्हें हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। तो प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। अब जो हेटेरोट्रॉफिक होती है कितनी तरह की? 3 तरह की। कौन से? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक, अब इसको हम एनिमल के टर्म में जरा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ग्रास। ग्रास को गोट ने मतलब बकरी ने घास खा लिया, और फिर इस बकरी को मान लीजिए आपने खा लिया। क्या कहते हैं? चिकन या मटन? मटन। ये देखो इसमें कितनी नॉलेज, पूरी पीएचडी कर रखी है ना। मतलब मुझे तो करीब 20 साल तक ये नहीं पता चला कि चिकन क्या होता है, मटन क्या होता है ना। तो ग्रास को गोट ने खाया और गोट को आपने उड़ा दिया है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम ग्रास की बात करें तो क्या है? ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि प्लांट है तो क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ। और ये दोनों क्या है? हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि दूसरे से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। अब कोई भी एनिमल जो किसी ऑटोट्रॉफ से फूड को ऑब्टेन करता है उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज नेम्ड एज हर्बीवोरस, है ना। तो गोट क्या हो जाएगी? हर्बीवोरस, या आप कह सकते हैं हर्बीवोर। और जो हर्बीवोर को खाता है उसे क्या कहते हैं? कार्निवोर। तो ये हो गया कार्निवोर। यहाँ पर मैन आप ले सकते हैं, टाइगर आप ले सकते हैं, लायन आप ले सकते हैं, कोई भी टर्म यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैन की जगह पर हम लायन टर्म भी यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज करें अभी आपको समझ में आएगा कि मैन को मैंने क्यों रिप्लेस किया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या आप ग्रास खाते हैं? नहीं खाते ग्रास। अरे सब्जी क्या है? ग्रास ही तो है, प्लांट ही तो है, ग्रास ही तो आप खा रहे हो ना। गेहूं चावल ये सब क्या है? ग्रास नहीं है? नहीं जानते? गेहूं चावल ग्रास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका नाम है पोएसी। पोएसी इज कॉमनली नेम्ड एज ग्रास फैमिली, मतलब घास आप भी खाते हो, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ग्रास लिख दूं और ग्रास को आप खा लो तो आप क्या हो जाओगे? इस केस में आप हर्बीवोर हो जाओगे। लेकिन इस ग्रास को गोट ने खाया, और गोट क्या हो गए इस केस में? हर्बीवोर। और गोट को आपने खाया तो इस केस में आप क्या हो गए? कार्निवोर हो गए, है ना। अब यहाँ पर आप कार्निवोर हो गए। तो अगर ह्यूमन के बारे में पूछा जाए कि ह्यूमन का नेचर क्या है, हर्बीवोर या कार्निवोर, तो क्या कहेंगे? दोनों है। ऐसा कोई भी एनिमल जो हर्बीवोर भी हो और कार्निवोर भी हो, मतलब जो प्लांट को भी खा सके और एनिमल को भी खा सके, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर कहते हैं। तो इस केस में ह्यूमन क्या हो जाएगा? ओमनीवोर। ओमनीवोर। ओमनीवोर को कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी। हर्बीवोर को कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी। और कार्निवोर को कहते हैं मांसाहारी। इन सब नाम आपने सुने होंगे। तो 3 कैटेगरी आपने देखी एनिमल में, या तो वो हर्बीवोर होगा, या फिर कार्निवोर होगा, या फिर ओमनीवोर होगा। जैसे गोट की हम बात करें तो गोट केवल और केवल हर्बीवोर है। लायन की बात करें तो केवल और केवल कार्निवोर है। लेकिन ह्यूमन ओमनीवोर है, क्योंकि इसमें दोनों तरह का नेचर पाया जाता है। ये प्लांट मटेरियल को भी खा सकता है और एनिमल मटेरियल को भी खा सकता है। अब इन तीनों में मतलब एनिमल अगर यहाँ पर आप देखें तो 3 तरह के आपको मिले, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। अब हम बात करें जैसे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पाई जाएगी? हर्बीवोर में, कार्निवोर में, या ओमनीवोर में? हर्बीवोर में एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबी होगी। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर है क्या खा रहे हैं? प्लांट को खा रहे हैं, और प्लांट की जो सेल है उनमें क्या है? सेल में सेल वॉल है, और सेल वॉल में सेलुलोज है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हर्बीवोर होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबी हो जाती है।
तो अगर आपसे कभी पूछा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबी आहार नाल कहाँ पाई जाती, तो आपका आंसर क्या होगा? हर्बिवोर्स। और इसका रीजन भी आपको पता चल गया, जो मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि हर्बीवोर प्लांट को खाते हैं और प्लांट की सेल में सेलुलोज है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब आप बताइए, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर में सबसे ज्यादा नंबर में एंजाइम कहाँ होंगे? ओमनीवोर में। क्यों? जो कि एंजाइम का नेचर होता है स्पेसिफिक, एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है। तो अब ओमनीवोर तो प्लांट को भी खा रहा है और एनिमल को भी खा रहा है, तो ज्यादा तरह के फूड हो गए, इसलिए ज्यादा तरह के एंजाइम की जरूरत भी पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नंबर में एंजाइम का होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? ओमनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ओमनीवोर। अब दो तरीके आपके लिए हैं, या तो आप इनको याद कर लीजिए या फिर थोड़ा सा समझ लीजिए। आप समझना क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबी हर्बीवोर में इसलिए क्योंकि वहां पर सेलुलोज का डाइजेशन है। क्या आपकी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन होता है? नहीं होता है। आप सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। अगर इंसान है, कोई कर ले रहा है जो गाय भैंस हैं ये सब कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकता है। जो भी खीरा, ककड़ी आप खाते हैं, क्या इनमें सेलुलोज है? इसमें सेलुलोज नहीं है। इतना तुम लोग शर्माते क्यों है? और कुछ लोग एकदम परेशान भी रहते हैं क्लास करते हैं। अब इतना प्रेशर में क्यों बैठते हो? प्रेशर निकाल के आया करो ना। प्रेशर लेके क्यों आते हो? मतलब कूल होके पढ़ना, कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं, है ना। जो भी आता आप बोलते रहिए। तो क्या पूछा मैंने? ये जो खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली आप खाते हैं, क्या इनमें सेलुलोज है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्लांट मटेरियल है। और इनमें जो सेलुलोज है आप खाते हैं, क्या वो डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। तो सेलुलोज का जो डाइजेशन है ह्यूमन में पॉसिबल नहीं, रैबिट में होता है। रैबिट में हो जाएगा। इसके अलावा जो कैटल्स हैं, आप देखिए कि जो गाय भैंस हैं, ये बकरी है ना, ये सब क्या खाते हैं? भूसा खाते हैं या फिर घास खाते हैं, और इन सब में सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है और उसको डाइजेस्ट भी करने के इनके पास, कैटल में अगर आप बात करें, काऊ, बुफेलो, तो इनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे मेथेनोजेन्स, ये सब आप पढ़ेंगे। सब चीजें देखिए बायो में इंटरकनेक्टेड है। अब इससे यहाँ पर मोनेरा का पॉइंट आ गया, मेथेनोजन। जब हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे तब ये वाला टॉपिक वहां पर फिर से ऐड हो जाएगा। तो हर चीज बायो में इंटरकनेक्टेड। थोड़ा सा दिमाग आपको खुला रखना पड़ेगा, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और ज्यादा चीजें छापने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस कुछ चीजें एडिशनल में बोर्ड पे बताता हूँ, है ना, वो सब रिकॉर्डेड रहेगा, बाद में आप उसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझने की कोशिश करिए। फिर आपने देखा कि जब हमने एंजाइम की बात की कि एंजाइम का नंबर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो उसका आंसर क्या निकला? ओमनीवोर। और इसका रीजन भी आपको पता चला क्योंकि ओमनी और प्लांट और एनिमल फूड दोनों को खाते हैं, इसलिए उनके डाइजेशन में ज्यादा तरह के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैक्सिमम नंबर में एंजाइम ओमनीवोर्स में प्रेजेंट होगी। ये हो गई। चलिए अब देखिए, अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो लेंथ होती है, इसे हम कहते हैं आहार नाल। तो इसकी जो लेंथ होती है, दिस इज 6 to 9 मीटर। 6 to 9 मीटर, 6 से 9 मीटर लंबी ट्यूब आपकी बॉडी में। लेकिन आपकी लेंथ कितनी? ये अपनी लेंथ नहीं पता, 5 से 6 मीटर। 5 से 6 फीट, है ना। मतलब कितना हो गया? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? मतलब लगभग 3 फीट होते हैं। मतलब आप 2 मीटर के लंबे, मान लीजिए 2 मीटर से कम ही होंगे, है ना। तो 2 मीटर की आपकी लंबाई है और आपकी बॉडी में 9 मीटर की लंबी पाइप कैसे आ गई? वायल फॉर्म में, है ना। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? वायल फॉर्म में। मान लीजिए एक कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उस 10 मीटर के कमरे में आपको 100 मीटर लंबी रस्सी रखनी, तो कैसे रखोगे? लपेट के रखोगे ना, ऐसे सीधी सीधी तो आएगी नहीं। तो
तो आप है 2 मीटर के और आपके अंदर 8 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल है, 6 से 9 है ना, तो 8 में कह सकता हूँ, 7 कह सकता हूँ, 9 कह सकता हूँ। 8 मीटर लंबी आपकी एलिमेंट्री कैनाल किस फॉर्म में होगी? लिपटी हुई, कॉइल्ड फॉर्म में। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? कॉइल्ड। दिस इज कॉइल्ड। मस्कुलर ट्यूब, मसल की बनी हुई। कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब किस मसल की बनी? कितनी तरह की मसल बताई गई? 3 तरह की। कब बताई गई? फर्स्ट क्लास में बताई गई। 3 तरह की मसल कौन सी? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है। इसी चैप्टर में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल एक 6 से 9 मीटर लंबी ट्यूब है जो कि किस तरह की है? कॉइल्ड है और मसल से बनी हुई, यानी मस्कुलर ट्यूब है। क्लियर है बात? अब ये ट्यूब है, मतलब आप ट्यूब समझ सकते हैं, आप पाइप समझ सकते हैं। तो कोई भी अगर पाइप है तो उस पाइप में कितनी ओपनिंग होंगी? 2 ओपनिंग होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होंगी इस तरीके से। कोई भी अगर पाइप आप लोगे तो 2 तरफ से खुला रहेगा। तो एक एंटीरियर हो जाएगा, दिस इज एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग, और दूसरी पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग है, पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग क्या है? एंटीरियर ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ। खाने का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से, बक्कल कैविटी से। माउथ केवल एक ओपनिंग है जो अपर और लोअर लिप से बाउंडेड है। आपकी अपर और लोअर लिप के बीच में जो छेद है जहां से खाना अंदर जाता है, दैट इज नेम्ड एज माउथ। खाने का डाइजेशन कहां से शुरू होगा? बक्कल कैविटी से। पोस्टीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड एनस, जहां से चीची बाहर निकलती है ना, निकाल के आना भी चाहिए, वरना प्रेशर बहुत रहता है क्लास में। तो और अगल बगल वाले परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखें बहुत सारी गैसेज होती हैं उसमें। कौन कौन सी गैस होती है जानते हैं? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, और सल्फाइड या साइनाइड जो होते हैं एकदम जानलेवा होते हैं। तो ये 2 ओपनिंग हो गई। अब इनके बीच में कई सारे पार्ट होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे जो माउथ होता है, माउथ के बाद जो अगला पार्ट है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। यहाँ देखेंगे आप एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सारे पार्ट आप जान लीजिए। ये ट्यूब है या पाइप है, इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? माउथ से। माउथ के बाद अगला पार्ट कौन सा है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। और इस बक्कल कैविटी में कौन है? 2 स्ट्रक्चर है, टीथ और आपके दांत और आपकी जीभ जहां पे मौजूद है उसी पार्ट को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स नाम का पार्ट आएगा। फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप कहते हैं छोटी आंत, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन बड़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है। तो नाम पे मत जाइएगा, छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। तो छोटी आंत का नाम बड़ा क्यों रखा गया? लार्ज इंटेस्टाइन छोटी या बड़ी? छोटी। तो नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा और इसकी चौड़ाई ज्यादा, तो नाम चौड़ाई के आधार पर रखा गया। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। और सबसे लास्ट एनस। ये हो गया। देखिए माउथ से लेकर और एनस तक का जो पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के कितने पार्ट? स्टमक के 4 पार्ट पढ़ेंगे आप। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी एक ओवरव्यू है।
कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते बोलिएगा। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहाँ से होगी? माउथ से। सेकंड पार्ट इज बंडल कैविटी, देन esophagus, then small intestine, then intestine, last कितने पार्ट हो? मैंने आपसे कहा कि 2-3 बार तो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो रूम के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी। यहीं पर ज्यादातर चीजें आपको याद हो, जैसे हर्बियोर, कार्नियोर, ओमनियोर आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन चीजें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है यहाँ पर। अब आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। कितने तरह की? 3 तरह की। एसोसिएटेड ग्लैंड 3 तरह की। सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहली हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा लीवर, और तीसरा पैनक्रियास। तो एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड का मतलब जुड़ी हुई, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल से ये ग्लैंड एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, इसीलिए इनका नाम क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़े रहना। तो 3 तरह की एसोसिएटेड ग्लैंड है। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं लार वाली ग्रंथि, दूसरा लीवर, और तीसरा पैनक्रियास। अब सलाइवरी ग्लैंड कितने है? 3 पेयर बोलिए, अच्छे बोलिए ना। तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी है? 3 पेयर। लीवर 1 पेयर, एक ही लीवर है बेटा, ठीक है। और पैनक्रियास ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक है। अच्छा, स्टमक कितने? 4 पार्ट होते बेटा। स्टमक 4 नहीं, इसके 4 पार्ट होते। स्टमक एक ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है? एक ही है, 3 नहीं है, उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट हो जाएंगे। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कौन से? बॉडी पार्ट ऐड किया गया है एनसीईआरटी में 2 साल पहले, उसके पहले 3 पार्ट एनसीईआरटी ने पढ़ाए थे, अब 4 कर दिए गए। तो एसोसिएटेड ग्लैंड आपको पता चल गया। यही सारी डिटेल हमें पढ़नी, हमें अभी डाइजेशन नहीं पढ़ना है, हमें 1-2 लेक्चर तक केवल क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। अभी हम डाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और छोटी सी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए पहला चैप्टर ये, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनके लिए एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी, वहां पर मैंने बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ डाइजेशन के टाइप के बारे में। डाइजेशन 2 तरह का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर पहले समझते हैं। इंट्रा का मतलब विथिन या अंदर। जब भी इंट्रा टर्म आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? विथिन या अंदर। और सेलुलर मतलब सेल, मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। जैसे ये एक सेल है और अगर इस सेल के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है, ये फूड है, दिस इज द फूड, ये फूड है और ये सेल है। अगर सेल के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? बाहर। इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, यानी सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। सेल के बाहर मतलब कहाँ? किसी कैविटी में या किसी कैनाल में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल। तो कैनाल का मतलब ये पाइप की तरह, एक पाइप को इमेजिन करिए कि एक पाइप है और पाइप के अंदर क्या होती है? पाइप के अंदर खाली जगह नहीं होती। नहीं समझ रहे? पाइप नहीं देखो करो। हाँ, अब ये पाइप दिखाई दे रहा है? अरे बेटा क्यों शर्मा है चाचा? दिखाई दे रहा है? ये पाइप दिखाई दे रहा है ना? अब ये मान लो कि जो पाइप की जो बाउंड्री है, ये है ना, ये जो पाइप जिस चीज से बना हुआ है सब सेल है, ठीक है। ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है किससे बना हुआ है? सेल से। और इसके अंदर जो जगह है वहां पर डाइजेशन हो रहा है।
तो डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, सेल के बाहर? सेल के बाहर इस कैविटी में डाइजेशन हो रहा है। तो इसे क्या कहोगे, इंट्रा या एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बताओ हम लोगों में डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा। हमारे बॉडी में डाइजेशन सेल के बाहर होता है। कहां पर? एलिमेंट्री कैनाल में। सेल के बाहर मतलब बाहर, बॉडी के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। सेल के बाहर मतलब कहां पर? इन एक कैनाल, इन एक कैनाल, किसी कैनाल के अंदर या कैविटी के अंदर। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जो सेल के बाहर होता है एक कैविटी में अंदर, कैविटी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। बस इतनी सी बात आपको जाननी है। सेल के अंदर डाइजेशन होगा तो इंट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी जितनी कहानी मैंने बताई है 2-3 लाइन में केवल लिखी हुई, इसलिए समझना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी ने गागर में पूरी सागर भर दी। मतलब 2-3 लाइन में इतनी इंफॉर्मेशन है जिसको समझने के लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे भी मैंने आपको बताए जो एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए गए। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर टिक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल है, सेकंड इज एसोसिएटेड। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है? 6.9 मीटर। किस तरह की ट्यूब है? वाइड एंड मस्कुलर ट्यूब है। कितनी ओपनिंग है? 2। इंटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, देन पोस्टर ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। माउथ किस में ओपन करेगा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स आएगा, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आ जाएगा। ऐसा एनिमल जो केवल प्लांट को खाता है उसे कार्निवोर कहते हैं। जो केवल एनिमल को खाता है उसे कार्निवोर कहते हैं। और ऐसा एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है उसे ओमनिवोर कहा जाता है। सबसे ज्यादा तरह के एंजाइम कहाँ है? ओमनिवोर में। और सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोर में। रीजन उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। एसोसिएटेड ग्लैंड कितनी तरह की हैं? 3 तरह की। पहली सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड इज लीवर एंड थर्ड इज पेनक्रियास। डाइजेशन अगर सेल के अंदर होगा तो इंट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर कैविटी में होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर। ह्यूमन में डाइजेशन तीत। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है कि तीत होते कितने हैं? 32 दांत आपके पास होते हैं। ये जो तीत है ये सिंगुलर टर्म है या प्लूरल? दिस इज प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में क्या कहेंगे? टूथ। ये सबसे पहले आप जान लें, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। मतलब जब एक दांत की बात आप करेंगे तो क्या कहेंगे? टूथ कहेंगे। और प्लूरल फॉर्म में टीथ टर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं पूछूं आपके पास कितने टूथ हैं? एक टूथ कहोगे। जब आप 32 कहोगे कि मेरे पास 32 टीथ है ना? टीथ टर्म आप यूज करोगे। एक सिंगल दांत के लिए आप टूथ टर्म का यूज करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। टीथ की स्टडी के लिए टर्म यूज करते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो टर्म का मतलब टीथ होता है, और लॉगोस तो आप जानते हैं स्टडी। तो स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। अब ह्यूमन के टीथ में 3 कंडीशन होती है जिनको जानना है आपको। हमारा जो हर एक दांत है ये धंसा होता है। कहां पर? जॉ में, है ना? हमारे पास जॉ मतलब जबड़ा। और हमारे पास कितने जॉ हैं? कितने जबड़े? किसी के पास एक ही। कितने? 2 जबड़े हैं। एक वर्स और एक लोअर्स। और हमारे पास जॉ, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? थीकोडॉन कहा जाता है। जॉ इसलिए थीकोडॉन कहते हैं। इनमें से कोई ऐसा बच्चा जो प्रारंभ बैच की क्लास कर रहा था ऑनलाइन? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? कोई नहीं इसमें से? हाँ। अरे शर्माने की बात नहीं, कुछ मैं खड़ा करके नहीं पूछूंगा चलो बताओ।
कुछ बच्चे हैं ना, तो आप लोग तो बताओ। नेथोस्टोमेटा, यस, दैट इज नेम्ड एज नेथोस्टोमेटा। जिनके पास जॉ होते हैं उन्हें कहते हैं नेथोस्टोमेटा। एनिमल किंगडम में आप पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो अगर किसी के पास जॉ प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें कहते हैं नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब, स्टोमेटा मतलब माउथ और नेथो मतलब जॉ। तो माउथ में जॉ है तो नेथोस्टोमेटा, और जॉ नहीं है तो आइग्नेथा, है ना। ए मतलब एब्सेंट और नेथा मतलब जॉ। तो जॉ अगर नहीं है तो आइग्नेथा। और ये एनसीईआरटी में दिया गया, कहीं अलग से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं दिया गया। लेकिन हम चीजों को लिंक करना सीख रहे हैं कि कैसे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तब तो 38 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ना, तो कैसे आप लिंक कर पाएंगे। तो जिनके पास जॉ नहीं होते उन्हें कहते हैं आइग्नेथा, और जिनके पास जॉ होते उन्हें कहते हैं नेथोस्टोमेटा। हमारे पास जॉ है इसलिए हम किसके मेंबर हैं, नेथोस्टोमेटा के मेंबर हैं। तो हमारे पास दो जॉ है, एक है अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अब जो हमारा लोअर जॉ है ये वाला, है ना, लोअर जॉ, ये पूरा ये लोअर जॉ, इसमें 16 दांत है, और जो अपर जॉ है उसमें 16 दांत। टोटल हो गए कितने, 32। तो जो अपर जॉ है किससे बना है, मसल से बना है। अरे बोन तो पता है बेटा, लेकिन 206 हड्डियां हैं, कौन सी बोन, मैक्सिला। जो अपर जॉ है बना है किससे, मैक्सिला से, और लोअर जॉ मैंडिबल नाम की बोन है, मैंडिबल। अब मैं आपको एक जॉ बना के दिखाता हूं, इसको कुछ भी आप समझ लीजिए, अपर चाहे लोअर जॉ आपका बन। ये जॉ हो गया। अब ये जो हमारा जॉ है, मान लीजिए कि मैंडिबल है, लोअर जॉ के अंदर कितने दांत फिट है, 16 दांत फिट है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर दांत फिट कैसे है, इसमें क्या है, सॉकेट है, और सॉकेट के अंदर मान लीजिए कि ये हमारा दांत है और ये सॉकेट है। तो हमारा जो दांत है सॉकेट के अंदर क्या है, फिट है, इसलिए नहीं निकलता है। वरना क्या होता है, दांत में खाना ना खाने के बाद दांत निकाल के रख देते बाहर, सूट के फिल लगा लेते, जैसे वो लोग लगाते हैं, है ना। जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, दांत सारे गिर जाते हैं, तो आर्टिफिशियल दांत लगवा लेते हैं। तो क्या करते हैं, खाना ना खाने के बाद उनको निकाल के धुल के रख देते हैं, और खाना खाना होता है तो फिर से लगा लेते हैं, है ना। तो हमारे जो तीत है, ये तीत है, एक तुत है ये, और ये सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर क्या है, फिट होता है ऐसे, इसलिए नहीं निकलता है। तो अब यहाँ पर सॉकेट बने होते हैं इस तरीके से। कितने सॉकेट होंगे, 16, लेकिन मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, कुछ सॉकेट मैंने बना दिए। दिस इज सॉकेट, सॉकेट ऑफ जॉ। ये जॉ में एक सॉकेट है, एंड सॉकेट इज नेम्ड एज, दैट इज एल्वियोलस। इसका नाम है एल्वियोलस, सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में एल्वियोलाई। लेकिन आप कहेंगे एल्वियोलाई तो लंग्स में होती है, लेकिन एल्वियोलाई आपके जॉ में भी। जिस सॉकेट के अंदर आपका दांत फिट होता है उस सॉकेट का नाम क्या है, एल्वियोलस है। अब इसी के अंदर आपका दांत फिट हो जाता है। जब आपका दांत सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है, सॉकेट का नाम क्या है, एल्वियोलस। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नेम्ड एज ईकोडोंट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ईकोडोंट। ईकोडोंट, इसे कहते हैं डेंटिशन, थीकोडोंट डेंटिशन। इसका मतलब मैं लिख देता हूं, each tooth is embedded। embedded मतलब फंसे होना, embedded मतलब फंसे होना, embedded in socket of jaw, in socket of jaw। और ये थीकोडोंट डेंटिशन किसका कैरेक्टर है, मैमल्स का। ये मैमल का कैरेक्टर, लेकिन एक रेप्टाइल में भी पाया जाता है। तो थीकोडोंट डेंटिशन मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में होता है। हम लोग क्या है, मैमल्स। कैसे पता चलता, कुत्ता मैमल है कि नहीं,
मैमल है? गाय मैमल है? चूहा मैमल है? हाथी मैमल है? खरगोश मैमल है? सांप मैमल है? तो कैसे पहचाना कि चूहा मैमल है? उसकी मेमोरी ग्लैंड देखने गए। एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी, जिसके पास ये बाहर कान दिखाई दे और बॉडी पर हेयर हो, वो क्या हो जाएगा? मैमल हो जाएगा। मतलब मेमोरी ग्लैंड इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। मतलब ये फीचर पाया तो जाता है, लेकिन मैमल के और भी फीचर होते हैं, जैसे एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी है, इनसे आप पहचान सकते हैं। तो किसी भी एनिमल में अगर एक्सटर्नल ईयर, जिन्हें आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पिन्ना, ये एक्सटर्नल ईयर जो इसे कहते हैं पिन्ना, और बॉडी पर हेयर हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैमल। तो मैमल का कैरेक्टर है थिगोडॉन डेंटिशन, यानी हम लोगों में भी होगा, और इसके अलावा क्रोकोडाइल में भी कंडीशन पाई जाती है। तो एक बात आपने सीख ली कि हमारे जो दांत होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ में एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थिगोडॉन्ट डेंटिशन या थिगोडॉन्ट कंडीशन। अब दूसरी बात समझिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं, है ना? 4 तरह के दांत होते हैं, टोटल 32 दांत हैं, और ये होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट हम लेते हैं, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या, ये कोई बताएगा पहले, फिर हम इसको डिस्कस करें। जो भी बताना चाहे वॉलंटरी के, बैठ के कहानी नहीं बताना, ना ही बाजार लगाना है, इसको बताना हो हैंड रेस करें और बता सकता है। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? हाँ चलिए बताइए। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, हाफ ऑफ अपर जॉ एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ। हाँ, लेकिन एक वर्ड आपसे छूट गया है। अरेंजमेंट ऑफ टूथ। नहीं, टीथ सही था, मैंने कहा वर्ड छूट गया, मैंने ये नहीं कहा वर्ड आपने गलत बताया। फिर से बताइए। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ, हाफ ऑफ अपर जॉ एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ। चलिए, अधूरा है, चलिए बैठिए, ठीक, वेरी गुड, आपने कोशिश का आप देख ना बेटा, ये सब अपने मन से नहीं बनाना है सर। हाँ बताइए। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अपर जॉ, लोअर जॉ इन द स्पेसिफिक पोजीशंस। ना बनाना नहीं मैंने कहा है। हाँ चलिए बताइए। अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ईच ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ। हाँ, ई छूट गया था आपसे, है ना, ठीक, वेरी गुड। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर जॉ एंड ईच हाफ ऑफ लोअर जॉ। मतलब यहाँ पर एक तो ईच टर्म का यूज करना है और अपर एंड लोअर जॉ दोनों को शामिल करना है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि डेंटल फॉर्मूला होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ, ये ध्यान दीजिएगा, ईच हाफ मतलब आधा आप ले रहे हैं सर, है ना, ईच हाफ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। मतलब टीथ का अरेंजमेंट आपको देखना है अपर जॉ के हाफ पार्ट में और लोअर जॉ के हाफ पार्ट में आपको देखना है। तो अब अगर हम ह्यूमन के लिए बात करते हैं तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और इस अरेंजमेंट का सीक्वेंस क्या होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये अरेंजमेंट होता है। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस भी है यहाँ पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में कितने इंसाइजर हैं तो कितने बताएंगे, 8। ह्यूमन में कितने इंसाइजर हैं, 8 इंसाइजर, क्योंकि ये जो आपने बताया ये किसमें है, हाफ में, ये हाफ में। तो अगर ह्यूमन में इंसाइजर पूछा जाएगा तो 4 नहीं बताने, कितने हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इंसाइजर इन हाफ ऑफ अपर जॉ कितने होंगे, 2। सुना नहीं आपने, मैंने क्या पूछा, नंबर ऑफ इंसाइजर इन हाफ ऑफ अपर जॉ, तो हाफ मतलब 2, है ना। मतलब यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किसके लिए है, हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ, एंड ये किसके लिए, हाफ
इसका मतलब पहले समझिए। जो बच्चे एकदम नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है डेंटल फॉर्मूला के बारे में, वो पहले इतना सीखें कि हमारे दांत 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए हमारे हाफ अपर जॉ में कितने इंसाइजर हैं? 2। हाफ अपर जॉ में कितने कैनाइन हैं? 1। हाफ अपर जॉ में कितने प्रीमोलर हैं? 2। हाफ अपर जॉ में कितने मोलर हैं? 3। और लोअर जॉ में भी सेम नंबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे आपसे पूछो कि हाफ लोअर जॉ में कितने मोलर हैं? 3। हाफ लोअर जॉ में कितने मोलर हैं? 3। हाफ लोअर जॉ में कितने कैनाइन हैं? 1। ये बात क्लियर है? मतलब जो नंबर है वो किसके लिए? हाफ जॉ के लिए। ये हाफ अपर जॉ के लिए और हाफ लोअर जॉ के लिए। इतनी बात क्लियर है? अब अगर आपको टोटल नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप हाफ में निकाल रहे हैं। फुल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, बताइए आपके हाफ अपर जॉ में कितने इंसाइजर हैं? हाफ अपर जॉ में। अरे बेटा, मैंने ये नहीं कहा 2 से गुणा करना तो आप हर चीज को 2 से गुणा करने लगे, ऐसे नहीं करना है। मैंने कहा कि लीवर कितने, तो कहा 2, बस हर चीज को 2 से गुणा करना शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा? हाफ अपर जॉ में कितने कैनाइन है? नालायक हो तुम लोग। मतलब एक चीज बस वही तुरंत पकड़ लेते कि अच्छा इंसाइजर पूछा था, आंख बंद कर लेते, कान बंद कर लेते और बोलेंगे अब हाफ अपर जॉ में कितने मोलर? 3 मोलर। ठीक है। अब मैंने कहा हाफ अपर जॉ में कितने मोलर हैं? 3। अब मैं पूछूं कि हाफ जॉ में कितने मोलर? 6। अब ये तो हाफ अपर में हाफ है ना, तो अगर मैंने पूछा कि अपर जॉ में कितने मोलर, तो आप क्या कहोगे? 6 हो जाएगा। डबल आप कर लो। जैसे मैंने पूछा कि हाफ अपर जॉ में कितने टीथ हैं? 8 दांत है ना बेटा। अब हाफ अपर जॉ मैंने पूछा, तो हाफ अपर जॉ में सारे दांत जोड़ लो। कितने? 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 8। ये आपने बता दिया कि हाफ अपर जॉ में कितने टीथ हैं? 8। लोअर जॉ में कितने टीथ हैं? 16। लोअर जॉ में कितने टीथ हैं? 16 हुए ना? कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ऐसा लेकिन तुम लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैंने पूछा कि लोअर जॉ में कितने टीथ, तो पहले आप देखो कि लोअर हाफ में कितना है। लोअर हाफ में कितना है? 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। 8 किसमें? हाफ लोअर जॉ में। मैंने पूछा कि लोअर जॉ में कितने, तो 16 हो जाएगा। कुछ समझ पाए? जैसे मैंने पूछा कि बताओ हाफ जॉ में कितने प्रीमोलर हैं? 2। कितने? मैंने पूछा हाफ जॉ में, मैंने अपर और लोअर नहीं कहा, तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ लोगे। मैं पूछूं कि आपके पास कितने मोलर हैं? 16 क्यों होता है? आपके पास कितने मोलर हैं? तो पहले आप देखो कि आपके अपर जॉ, हाफ अपर जॉ में कितने? 3। हाफ लोअर जॉ में कितने? 3। कितने हो गए? 6 किसमें? हाफ में। तो पूरे में कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। तो बस यही चीज ध्यान रखनी, हाफ में है ये नंबर। जब आपको पूरा नंबर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं पूछूं आपके हाफ जॉ में कितने टीथ हैं? हाफ जॉ में 16 टीथ हैं और फुल जॉ में 32 हो जाएगा। मतलब आप आंसर कर लोगे ना। अब इसमें क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप हर एक क्वेश्चन को नहीं, केवल इस फॉर्मूले को याद करेंगे और 4 बार पढ़ेंगे और हो सकता है आपको याद भी हो। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब इससे आपसे पूछा गया कि आप में सबसे ज्यादा नंबर में 3 कौन से? मोलर हो जाए कितने? 12। समझ में आ रहा है ना 12 कैसे है? 3 और 3 6। हाफ में तो फुल में 12। सबसे कम कौन से? कितने कैनाइन आपके पास? 4। अब कैनाइन का क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा सकता है? कैनाइन में पहला सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए आपके हाफ अपर जॉ में कितने कैनाइन? 1। हाफ लोअर जॉ में? 2 क्वेश्चन हो गए। फिर आपसे पूछेगा अपर जॉ में कितने कैनाइन? 2। लोअर जॉ में कितने कैनाइन? 2।
4 सवाल हो गए। फिर आपसे पूछा आपके पास कितने कैनाइन? 5 तरह के सवाल केवल कहाँ गए? कैनाइन में। 5 तरह के सवाल इसमें भी होंगे, यानी 20 तरह के सवाल तो सिंपल बन जाएंगे आप। तो क्या 20 तरह के सवाल आप रट पाओगे? नहीं, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है केवल इस फॉर्मूले से। फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस इस हाफ को ध्यान रखिएगा कि जो डेंटल फॉर्मूला हम याद करते हैं वो अरेंजमेंट बताता है, हाफ अपर जॉ में और हाफ लोअर जॉ में बताता है। इसके बाद कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास 4 तरह के दांत हैं। कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 अलग अलग तरह के दांत हैं। दैट कंडीशन इज नेम्ड एज हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो अगर हमारे सारे दांत एक ही तरह के होते तो क्या कहते हैं? होमोडोंट कंडीशन। लेकिन हमारे चारों दांत मतलब हमारे 32 दांत 4 अलग अलग तरह के, दैट इज नेम्ड एज हेटेरोडोंट डेंटिशन। इसे हेटेरोडोंट डेंटिशन कहते हैं। हेटेरोडोंट डेंटिशन का मतलब क्या है? हेटेरोडोंट डेंटिशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई और लगातार आपके नीट में पूछे जा रहे हैं। थीकोडोंट का मतलब हमारे टीथ एम्बेडेड है किसमें? सॉकेट में। हेटेरोडोंट का मतलब हमारे पास 4 अलग अलग तरह के दांत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहली बार जो दांत निकलते हैं उन्हें कहते हैं मिल्क डेंटिशन या मिल्क टीथ, है ना? जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में दूध के दांत। लोग जब झगड़ा करते हैं तो कहते हैं ये हम सड़ देंगे, इनके भी दूध के दांत नहीं टूटे हैं और ये हमसे लड़ते हैं। तो मिल्क डेंटिशन और एक होता है परमानेंट डेंटिशन या परमानेंट सेट। तो चलिए देखिए, टू सेट्स ऑफ टीथ। हमारी जिंदगी में दांत केवल 2 बार निकलते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं these are मिल्क और डेसिडुअस। मिल्क और डेसिडुअस टीथ। और ये होते हैं टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी मतलब ये दांत बचपन में निकलते हैं और 5-6 साल की उम्र से टूटना शुरू कर देते हैं। आपके दांत भी बचपन में टूटे होंगे, है ना? और गांव में अगर रहते होंगे तो कुएं के पास जाते होंगे। किसी ने किया है सर? Yes, sir. और फिर उसमें कुएं के पास उसको दबाते थे ना कि दूसरा दांत निकल रहा है और कहते थे सीधा लगाना, सीधा टेढ़ा हो गया तो वैसा ही निकलेगा, है ना? बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि जैसे जामुन खा रहे और गुठली चली गई तो दोस्त बताते थे हम तो बचपन में डराने वाला काम बहुत होता है। शाम हो गई, पीपल के पेड़ के पास है ना? तो पहली बार जो दांत निकलते हैं हम क्या कहते हैं? मिल्क और डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब जो टूट के गिर जाए, मिल्क मतलब दूध के दांत। दूसरे परमानेंट या एडल्ट, दूसरे कहते हैं एडल्ट टीथ। और ये कैसे होते हैं? परमानेंट। परमानेंट। और अगर ये टूट गए तो निकलेंगे? परमानेंट टीथ अगर एक बार टूट गया किसी भी वजह से तो दोबारा नहीं निकलेगा। अच्छा, तो पहली बार जब आपके दांत निकलते हैं बचपन में, मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 दांत निकलते हैं। और फिर परमानेंट कितने? 12। तुम लोग मतलब कुछ भी नहीं जानते हो। ये निकलते हैं 20 और कुछ कह रहे हैं ये 12 और जोड़ के बता दो। अच्छा, मैथमेटिक्स। अच्छा, बचपन में 20 निकले थे और बाद में 12 निकले और 32 हो गए। कितनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं यूज करना मैथमेटिक्स। देखो बचपन में दांत जब निकले थे, बचपन में कितने दांत निकले? 20 दांत। तो आपके 2102/2102 ये बच्चों का डेंटल फॉर्मूला है।
कौन सा सीक्वेंस है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड इस सीक्वेंस में आप लिखते हैं इसे। अब इसमें आप देखो बच्चों में कितने इंसाइजर निकले? बच्चों में कितने इंसाइजर निकले? 8, जो कि डेंटल फॉर्मूले में लिखा जाता है हाफ में। तो आप देख लो कि इंसाइजर कितने हैं? 4 हाफ में ना, तो टोटल कितने हो गए? 8। बच्चों में कैनाइन कितने निकले? 4, प्रीमोलर 0 और मोलर। कितनी बात समझ पा रहे हैं? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इंसाइजर 8 कैसे है? शर्माने वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई छोटी छोटी बात तो पूछ जरूर लीजिएगा। यहाँ पे अगर शर्म आ रही हो तो ऑफिस में मिल लीजिएगा, ठीक है? कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई मार, हाँ थोड़ी बहुत डांट पड़ सकती है ना, लेकिन अभी मार नहीं पड़ेगी किसी चीज को पूछने के लिए। हाँ अगर बहुत अननेसेसरी पूछोगे तो मैं क्यों इतना कहूंगा बेटा जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, है ना, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पीएचडी वाले सवाल लेके आते हैं, है ना, कि और वो ये नहीं, वो जानना नहीं चाहते हैं, वो नॉलेज नहीं लेना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सर को पता कि नहीं पता, है ना। कुछ लोग सर की नॉलेज चेक करना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बेटा जितना आपको आता है उतना ही मुझे आता। हो सकता है कि आपकी नॉलेज भी मुझसे ज्यादा हो। कई सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी नॉलेज हो सकता है कि मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़ते हो। देखो मुझे तो ज्यादा चीजें आती नहीं, मुझे वही पता है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। उसके अलावा 2-4 चीजें और मैं बता देता हूँ बस। और इतना ही सिलेक्शन के लिए जरूरी, क्योंकि इतना ही पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया, एमबीबीएस भी कर ली इतना ही पढ़ के। एमबीबीएस के लिए भी मैंने कुछ अलग से बोर्ड नहीं पढ़ा था, है ना। यही सब पढ़ के मैंने वहाँ भी कर लिया कंप्लीट अपना, और वही पढ़ा के मैं 8 साल से लगातार बच्चों को सेलेक्ट भी करा रहा हूँ। तो अगर कोई छोटी से छोटी बात है, कोई छोटा से छोटा कंफ्यूजन केवल बायो में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर से आके पूछे, शर्माइए नहीं कि टीचर क्या सोचेगा या फिर आपके दोस्त क्या सोचेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक बच्चे का कल मैंने इंटरव्यू लिया था, उस बच्चे का नंबर इस बार जानते हो कितना है? एक बच्चा शिव कुमार, देखो आपकी बुक में होगा, बैक में देखो, है सबसे पहला कितना नंबर? 664, 664 नंबर है इसका। और ये बच्चा ऐसा था जो 700 नंबर भी ला सकता था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही में ये नहीं कर पाया। और जब इसने पहली बार एग्जाम दिया था, जानते इसका नंबर कितना? गेस करो। फर्स्ट टाइम, हाँ 59, 720 में से। आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को कि कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है। अभी आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हो जिनका नंबर 300 आया होगा, 400 आया होगा, और फ्रस्ट्रेट होंगे कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे 700 नंबर तक। इस बच्चे ने करके दिखाया है, और कल इसका इंटरव्यू लिया भी गया है ना। 1-2 दिन में हम इसको पब्लिश भी करेंगे यूट्यूब पे, आप देखिएगा। तो इसका मतलब ये कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बस ये कि आपके अंदर वो जोश गवाता कि नहीं मुझे काम करना है ना। कोई एक छोटी सी बात ऐसी होती है लाइफ में जो आपको बहुत आगे तक पहुंचाती है। या तो फिर ऐसा है कि टाइम बीतता जाएगा, आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे लास्ट ईयर और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एफर्ट अगर सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा। मतलब आपको अपने एफर्ट में चेंज करना पड़ेगा। एक बच्ची और है इसमें, देखना, एमन करके, ठीक है। एमन का नंबर कितना है? 651, 651 नंबर है ना। 2018 में इस बच्चे ने इंटर किया था, और इंटर के साथ इसके नंबर थे 257, 250 नंबर थे। 2019 में 450 नंबर, और 2020 में 650 नंबर। मतलब आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, और शिव कुमार से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 59 मार्क्स से यहाँ तक पहुंचना। और ऐसी जगह बच्चा रहता था ना जहां पर साइकिल और मोटरसाइकिल तक नहीं चलती, पता है आपको, नाव से जाना पड़ता पढ़ने के। उस जगह से निकला बहराइच में श्रावस्ती, जो एकदम नेपाल के बॉर्डर पे, मतलब बाढ़ आ जाती है, नदी है राप्ती नदी, शायद जानते होंगे जो घर के बच्चे होंगे, है ना। पूरा बाढ़ में चीजें चली जाती हैं और नाव से लोग सफर करते हैं वहां पर। तो वहां से बच्चा निकल के आया है। तो आप सोचिए कि आपको तो इतनी सारी फैसिलिटीज मिली हुई, इस बच्चे को 12th तक यही नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन इसके अंदर एक जुनून था कि इसको जो बताएगा उसने काम कर लिया। आपको तो पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो जुनून क्यों नहीं आता है कि नहीं मुझे करना है। और ये बच्चे ने बताया कल कि इसने लापरवाही की, वरना 700 नंबर तक ला सकता।
कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे एक बच्चा इसमें दीप वर्मा, इसके 355 नंबर बायो, मतलब एक क्वेश्चन क्यों गलत था, वो क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, सबका लगभग गलत हुआ था। कौन सा? हेलिकेज वाला क्वेश्चन है, बहुत डिस्प्यूटेड भी था क्योंकि उसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा गया था, तो एनटीए ने उसका आंसर आरएनए पॉलीमरेज माना था। ये उस क्वेश्चन एक गलत हुआ बच्चे का। दो ऐसे बच्चे अपने यहाँ से थे जिनके 355 नंबर थे, और इस बार का पेपर ऐसा था जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पेपर कभी भी टफ या इजी नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ये मानते हैं कि पेपर इजी था तो आपको भी सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हुए, इसका मतलब आपके लिए पेपर टफ था। जब आप पढ़ लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे मेरे लिए नीट बहुत आसान है, हो सकता है आपके लिए टफ हो, क्योंकि मुझे बायो आती है तो मेरे लिए बायो बहुत आसान होगा, लेकिन आपको तीनों चीजें पढ़नी है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको, मतलब आपको अगर, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई छोटी सी बात भी नहीं पता है तो अपने टीचर से जरूर पूछे और इंटरेक्ट करिए। अब कोई कंफ्यूजन घर लेके मत जाइए कि दोस्त से पूछ लेंगे या किसी और से पूछ लेंगे। जो भी कंफ्यूजन है उसी समय आप क्लियर कर लीजिए। क्लास में तो ऐसे मैंने पूछने के लिए मना किया है, लेकिन क्लास के बाद आप मिल सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि अगर किसी को बात नहीं समझ में आई है, कितने बच्चे ऐसे हैं, तो आप बता सकते हो, उसमें कोई शर्माने वाली घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मुंह वैसे भी ज्यादातर का दिखाई नहीं देता है, तो अब तो वैसे भी है ना, मुंह छुपा ही हुआ है, तो कोई शर्माने वाली बात नहीं। तो सबको समझ में आ रहा है ना कि इंसाइजर, मैंने कहा कि बच्चों में कितने इंसाइजर होते हैं? 8। तो ये बात सबकी समझ में आ रही है? कोई ऐसा बच्चा इसकी समझ में बात नहीं आ रही है, या कुछ ऐसे बच्चे इनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बता सकता अभी, या क्लास के बाद भी मिल सकता है, ठीक है? तो ये मिल्क डेंटिशन, और मिल्क डेंटिशन का ये फॉर्मूला आपको याद करना है 210। अब मैं यहीं पर लिखता हूं एडल्ट टीथ, इसका फॉर्मूला देखिएगा। इसका फॉर्मूला तो अभी मैं बता चुका हूं, क्या है? 2123 अपॉन 2123। इसका सीक्वेंस भी क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब मुझे कुछ सवालों के जवाब देंगे। जैसे मैं पूछूं कि, ध्यान से करिएगा, बच्चों में हाफ अपर जॉ में कितने तीत होते हैं? कितने? 2 कैसे बिटिए? 5 है ना। मैंने क्या पूछा? हाफ अपर जॉ, तो अपर जॉ में पूरा अपर जॉ काउंट करोगे, 2 और 1 3 और 2 5। हाफ अपर जॉ में कितने तीत हैं? 5। अब मैं कहूं कि बच्चों में हाफ जॉ में कितने तीत हैं? हाफ जॉ में 10। हाफ जॉ में 10 है। हाफ जॉ मैंने कहा, अब की बार मैंने अपर या लोअर नहीं कहा, तो हाफ जॉ का ही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। 5 ऊपर हो गए, 5 नीचे हो गए, 10 हो गए। और जब आपसे पूछा जाए कि बच्चों में कितने तीत हैं, तो टोटल, है ना, ये जितने भी नंबर हैं इनको काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 आ जाएंगे, ठीक। अब कंपैरिजन करो जरा, यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं? बच्चों में इंसाइजर कितने हैं? 2 4 8। मतलब मैंने यहाँ पे इसको कुछ लोग बस देखते हैं ना, सुनते नहीं है। इतने तुम लोग मासूम हो। चलो फिर से बताओ, बच्चों में कितने इंसाइजर थी? ये बात समझ में आ रही है? मैंने पूछा बच्चों में कितने इंसाइजर, तो आपने देखा कि बच्चों में आपको 4 इंसाइजर दिखाई दे रहे, लेकिन ये हाफ में, तो फुल में कितने हो गए? 8 इंसाइजर। हम लोगों में यानी एडल्ट में कितने हैं? 8। बच्चों में कितने कैनाइन? 4। हम लोग कितने कैनाइन? 4। बच्चों में कितने प्रीमोलर? 0। हम लोग कितने प्रीमोलर? 8। बच्चों में कितने मोलर? 8। और हम लोगों में 12। तो इसका मतलब कौन से तीत ऐसे जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ? इंसाइजर है, इनमें कोई अंतर नहीं आया। अंतर कहां पे आया? प्रीमोलर और मोलर में। ये देखिए, प्रीमोलर में अंतर आया और मोलर में अंतर आया। अच्छा, एग्जाम
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपके नीट में ही कि बच्चों में कौन से तीत नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर एब्सेंट। आप देख लीजिए, प्रीमोलर एब्सेंट है 0 और हम लोगों में प्रीमोलर प्रेजेंट है एडल्ट में। फिर आप देखिए मोलर तीत बच्चों में कितने निकले थे? 8 और एडल्ट में कितने? 12। तो बच्चों में टोटल दांत कितने हैं? 20 और एडल्ट में कितने हैं? 32 दांत हैं। तो ये 20 दांत जो है कितनी बार निकले? 20 दांत कितनी बार निकले? हाँ, 2 बार की 1 बार। 20 दांत 2 बार। कैसे? ये बच्चे में 20 दांत निकले और गिर गए और फिर 20 दांत दोबारा निकले। तो ये 20 दांत कितनी बार निकले? 2 बार। ये 20 दांत बच्चों में निकले थे और गिर गए और ये दोबारा निकले, यानी 20 दांत 2 बार निकले। लेकिन 12 दांत ऐसे हैं जो केवल 1 बार निकले। कौन से? 8 प्रीमोलर। ये 8 प्रीमोलर ये बच्चों में क्या निकले थे? क्या ये बच्चों में निकले थे? नहीं, ये केवल एडल्ट में निकले 1 बार। और 4 मोलर और 8 प्रीमोलर ऐसे हैं जो केवल 1 बार निकलेंगे। तो अब इन जनरल हम ये कहते हैं कि हमारे दांत जिंदगी में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। दैट इज नेम्ड एज डाइफाइडोंट। इसे हम कहते हैं डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट डेंटिशन। लेकिन क्या हर एक दांत डाइफाइडोंट है? नहीं। प्रीमोलर कैसे हैं? मोनोफाइडोंट। प्रीमोलर केवल जिंदगी में 1 बार निकले। देखिए बच्चों में नहीं निकले थे, केवल एडल्ट में निकले। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। मैंने आपसे कहा कि ये जो फॉर्मूला है ये बच्चों के लिए। बच्चों में 20 दांत निकले और 5-6 साल की उम्र पे गिरना शुरू कर देते हैं और ऐसा नहीं कि एक साथ गिर जाते हैं, धीरे धीरे गिरते हैं और धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो ये 20 दांत बच्चों में निकले और फिर गिर गए। इनकी जगह पर 20 दांत यही फिर से निकले, लेकिन 12 दांत और निकले। तो 20 दांत ये वाले 2 बार निकले और 12 दांत केवल 1 बार निकले। तो जो दांत 1 बार निकले वो कौन से हैं? मोनोफाइडोंट। और जो 2 बार निकले वो डाइफाइडोंट। लेकिन सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारा डेंटिशन कैसा है? डाइफाइडोंट। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है? नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे डाइफाइडोंट डेंटिशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम तीत के हिसाब से देखें, तो डाइफाइडोंट तीत कितने हैं? 20 और मोनोफाइडोंट तीत कितने हैं? 12। मोनोफाइडोंट तीत है 12 और 12 कौन से हैं? बताओ। 8 प्रीमोलर प्लस 4 मोलर। कौन से मोलर? हाँ, लास्ट मोलर या थर्ड मोलर। मोलर कितनी तरह के? 3 तरह के। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर है, थर्ड मोलर। तो 4 थर्ड मोलर। ठीक, इसको मोलर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। मोलर तीत इस समय हमारे पास कितने हैं? अरे बच्चे, हमारे पास मोलर तीत कितने हैं? 12 है ना। इस समय हम लोग एडल्ट है ना, तो हमारे पास मोलर कितने हैं? 12। अभी जो 12 मोलर हैं, 12 मोलर में से 12 मोलर कहाँ पे हैं? दोनों साइड लास्ट में कहाँ पे हैं? अपर जॉ में और दोनों साइड हाफ में लोअर जॉ में। तो अब इन 12 मोलर तीत में 4 हो जाएंगे फर्स्ट मोलर, 4 फर्स्ट मोलर, 4 सेकेंड मोलर और 4 थर्ड मोलर। और ये जो 4 फर्स्ट और 4 सेकेंड मोलर है कितने? 8। ये 8 बच्चों में भी निकले थे और टूट के गिर गए। लेकिन जब दोबारा मोलर निकले तो कितने निकले? 8। तो ये जो 4 थर्ड मोलर हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि मोनोफाइडोंट होते हैं। आखिरी वाले जो 4 मोलर निकलते हैं वो कैसे हैं? मोनोफाइडोंट है। और पहले और दूसरे वाले जो 8 मोलर हैं ये डाइफाइडोंट के टर्म में लिए जाते हैं।
और ये जो 4th 3rd मोलर इन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ। विजडम मतलब क्या? हाँ, बुद्धिमानी है ना, अकल दाढ़, सुना है ना हम कभी? अकल दाढ़, विजडम टीथ। और विजडम टीथ का, विजडम टीथ मतलब बुद्धिमानी वाले दांत, इनका बुद्धिमानी से संबंध है? बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं, नाम है केवल विजडम टीथ। तो इनका नाम विजडम टीथ क्यों? अरे ऐसे नहीं, बताओ बेटा, ऐसे कैसे समझ में आएगा? चलो कौन बताना चाह रहा है? अभी देखो सभी बताना चाह रहे हैं। हाँ चलिए बताइए। हाँ सही, वेरी गुड। मतलब ये तब निकलते हैं जब आपकी उम्र करीब 18 साल हो जाते हैं और आपको लगता है कि बुद्धिमान हो गए ना। लेकिन कुछ लोगों के दांत निकल आते हैं उसके बाद भी गधे ही रहते हैं, है ना? तो इसलिए इनका बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं। ये करीब 18 साल की उम्र है उसके बाद निकलते हैं और तब ये माना जाता है कि आप अपने भले और बुरे के बारे में समझने लगे, आप समझदार हो गए। उसी समय दांत निकलते हैं, इसीलिए इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। और ये जो विजडम टीथ होते हैं, दीज आर वेस्टिजियल। वेस्टिजियल, वेस्टिजियल को हिंदी में कहते हैं अवशेषी। अवशेषी मतलब बचा हुआ। वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जो हमारे एंसेस्टर में, पूर्वजों में फंक्शनल थे लेकिन हम लोगों में नॉन फंक्शनल। इवोल्यूशन का टॉपिक है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जान लीजिए कि ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में, हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल था लेकिन हम लोगों में नॉन फंक्शनल हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल टीथ या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो विजडम टीथ कहते हैं वेस्टिजियल। अब ये नॉन फंक्शनल है, जनरली इनमें कीड़े लग जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं, इनको हटवाना पड़ता, निकलवाना पड़ता है, इनका कोई काम अब हमारी बॉडी में नहीं है। तो दीज आर द वेस्टिजियल टीथ। तो इन्हें आप 3rd मोलर भी कहते हैं, इन्हें विजडम टीथ भी कहते हैं, इन्हें वेस्टिजियल टीथ भी कहते हैं और ये एक्चुअली मोनोफाइटोंट होते हैं। तो हमारे टीथ में 3 कंडीशन आपने देखी, कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन थीकोडॉन्ट, सबसे पहली कंडीशन थीकोडॉन्ट, दूसरी कंडीशन हेटेरोडॉन्ट और तीसरी कंडीशन डाइफाइडॉन्ट। और नीट में 2 बार सवाल आया कि ह्यूमन में किस तरह का डेंटिशन, और तीनों टर्म मिला के आपसे पूछेगा कि हमारे टीथ कैसे हैं? थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट और डाइफाइडॉन्ट। थीकोडॉन्ट मतलब teeth are embedded in socket of jaw, that is thecodont dentition. Heterodont मतलब 4 different type of teeth are present in jaw and diphyodont 2 set of teeth. हमारे दांत जिंदगी में 2 बार निकलते हैं, that is diphyodont। लेकिन ये टर्म पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि हमारे कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20 टीथ ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। मतलब ये जो डेंटिशन आप पढ़ते हैं बच्चों वाला, ये 20 दांत ऐसे जो एक बार निकले, गिर गए, दोबारा भी निकले। लेकिन 12 दांत ऐसे जिंदगी में केवल एक बार निकलते। कौन से? 8 प्री मोलर और 4 3rd मोलर। ये 12 ऐसे दांत हैं जो जिंदगी में केवल एक बार निकलेंगे। यानी बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? प्री मोलर्स नहीं होते और 3rd मोलर नहीं होते हैं, है ना? लास्ट 3rd मोलर या 4th 3rd मोलर या विजडम टीथ नहीं होते। बच्चों में विजडम टीथ नहीं पाते, इसलिए उन्हें बच्चा कहा जाता है ना? एडल्ट में टीथ पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इस उम्र तक आते आते 17-18 साल सभी की हो चुकी होगी एज, और इस समय आप अपने अच्छे और बुरे के बारे में समझ भी सकते हैं। वेस्टिजियल भी होते हैं, ये वेस्टिजियल उन्हें कहते हैं जो अपने पूर्वजों में फंक्शनल थे लेकिन हम लोगों में नॉन फंक्शनल हो गए, उन्हें वेस्टिजियल कहा जाता है। अब ये जो डेंटिशन मैंने 3 तरह के बताए, ये ज्यादातर मैमल में होते हैं। जैसे रैबिट के बारे में अगर पूछा जाए, ह्यूमन के बारे में पूछा जाए, तो यही तीनों टर्म आप बताएंगे। कौन कौन से? थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट एंड डाइफाइडॉन्ट डेंटिशन, ये तीनों टर्म आप बताएंगे। अब इसके अलावा जैसे 2 डेंटल फॉर्मूले तो आपको ये पता चल गए। अगर बच्चे के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये डेंटल फॉर्मूला बताओगे क्या? 2102 अपॉन 2102। ह्यूमन के बारे में पूछा जाएगा तो 2123 अपॉन 2123। या ह्यूमन पूछा जाए या एडल्ट पूछा जाए
जब बच्चे के बारे में, बेबी के बारे में ना कहा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला बताएंगे। एनसीईआरटी में वैसे ये फॉर्मूला दिया भी नहीं गया, एनसीईआरटी में केवल एडल्ट का फॉर्मूला ही दिया गया। यहाँ पर रैबिट का एक फॉर्मूला मैंने दिया, वो भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। रैबिट का डेंटल फॉर्मूला है, हाँ बताइए, 2033/1023। तो बताओ रैबिट में कितने टीथ हैं? अरे ये रटना नहीं बेटा, ये केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर आप निकाल लोगे ना, गिनो, 2 3 2 5 3 8 9 2 11 और 3 14, लेकिन ये हाफ में ना तो 28 हो गए। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा गया, बताइए रैबिट में हाफ जॉ में कितने टीथ? हाफ जॉ में कितने टीथ हैं? तो 16 हो जाएंगे ना। 2 3 2 5 और 3 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि मैंने पूछा हाफ अपर, नहीं मैंने पूछा अपर जॉ में कितने टीथ हैं, तो कितने हो गए? 16। जैसे पूछो हाफ लोअर जॉ में, तुम लोग कब सुधरोगे? मार खाने के बाद में क्या? हाफ लोअर जॉ में लोअर जॉ में कितने हैं? हाफ लोअर जॉ में 6 हो जाएंगे ना। 1 2 3 and 3 6। तो ये बेटा हाफ बस ध्यान रखना। मैंने ये चीज पहले ही हाईलाइट कर दी कि हाफ पूछा जाए या हाफ अगर नहीं कहा जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर कर लेना है। तो ये रैबिट का फॉर्मूला हो गया। अब रैबिट में कौन से टीथ नहीं? हम बचपन में हमारे कौन से टीथ नहीं होते हैं? रैबिट में कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। ये सीक्वेंस वही रहेगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और ये रैबिट में बच्चे में नहीं होते, एडल्ट में, दोनों में, मतलब ये दोनों का फॉर्मूला है, किसी में नहीं होते, कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। तो अब यहाँ पर ये जब आप रैबिट के जॉ को देखेंगे ना तो उसके जबड़े में आपको इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में गैप दिखाई देगा, और ये नेचुरल गैप है, दैट इज कॉल्ड डायस्टेमा। इसे कहते हैं डायस्टेमा। डायस्टेमा इज ए नेचुरल गैप बिटवीन 2 टाइप ऑफ टीथ। 2 तरह के दांतों के बीच में जो गैप आ जाता है उसे क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। क्या आपके पास डायस्टेमा हो सकता है? जैसे आपका दांत एक टूट गया तो डायस्टेमा बन जाएगा? नहीं, क्योंकि चल गया है नेचुरल गैप। आप ये नहीं कि दांत टूट गया और सर देखिए, ये देखिए, मेरे पास भी क्या है? डायस्टेमा। तो तुम इंसान नहीं बचे, क्या हो गए? खरगोश बन गए, है ना, रैबिट हो गए। तो डायस्टेमा इज ए नेचुरल गैप बिटवीन 2 टाइप ऑफ टीथ। ये नेचुरल गैप प्रेजेंट होता है और ये रैबिट में पाए तो, और इसी में आपसे पूछा भी जाता है। तो ये कुछ डिटेल हो गई यहाँ पर। एनसीईआरटी ने तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बताई, लेकिन ह्यूमन के साथ में कुछ दूसरे जो एनिमल होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे एलिफेंट के बारे में आप जान लीजिए। एलिफेंट के बारे में आप सब सुनते भी होंगे कि उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत और, मतलब खाने वाले दांत दूसरे होते हैं और दिखाने वाले दांत दूसरे होते हैं। तो आपने देखा कि हाथी में 2 दांत बाहर निकले बड़े बड़े से, है ना, ये क्या है? टस्क कहते हैं, है ना, टस्क कहा जाता है, और बहुत महंगे भी होते हैं ना। तो ये टस्क एक्चुअली क्या है? इंसाइजर का मॉडिफिकेशन। जो इंसाइजर टीथ होते हैं उनका मॉडिफिकेशन है, और इंसाइजर तो अपर और लोअर दोनों तरफ है, तो ये अपर इंसाइजर का। तो अगर आपसे पूछा गया टस्क, हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले इन्हें क्या कहते हैं? टस्क। टस्क ऑफ एलिफेंट, टस्क ऑफ एलिफेंट, these are modified upper incisors, modified upper incisor। एक एनिमल और है वेलरस, उसमें भी अगर आपको बताया जाए टस्क ऑफ वेलरस, ये भी एक मैमल है, और इसमें जो टस्क होते हैं these are the modified canines, these are modified canines। तो हाथी में जो 2 दांत बाहर निकले हुए अपर इंसाइजर का मॉडिफिकेशन, और वेलरस नाम के एनिमल में जो दांत निकले होते हैं वो कैनाइन का मॉडिफिकेशन है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ दूसरे जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी साथ ही साथ आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो एक बार इसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर हम
टीथ, तो टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। टीथ एम्बेडेड होते हैं कहां पर? सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, और जिनके पास जॉ होता है उन एनिमल को क्या कहते हैं? एल्कोस्टोमेटा, और जिनमें जॉ नहीं होते उन्हें एंथा में रखा गया। अपर जॉ किससे बना होता है? मैक्सिला। मैक्सिला क्या है? बोन। और लोअर जॉ किससे बना है? मैंडिबल। मैंडिबल क्या है? बोन है। अब हमारे जो टीथ होते हैं ये सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं। सॉकेट का नाम क्या है? एल्वियोलस। प्लूरल फॉर्म में कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपके लंग्स में पाई जाती है, लेकिन जो सॉकेट होते हैं आपके जॉ में उन्हें भी क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहा जाता है। फिर आपको बताया गया कि हमारे दांत कितने तरह के हैं? 4 तरह के। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एडल्ट डेंटिशन। हमारे दांत जिंदगी में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। दैट इज नेम्ड एज लाइफ डेंटिशन। मिल्क डेंटिशन कितना होता है? 2102/2102। और एडल्ट डेंटिशन 2123/2123। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं बच्चों में, और नीट में पूछा गया जबकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया आपको। कितने दांत ऐसे जो 2 बार निकलते हैं? 28 ऐसे जो जिंदगी में 2 बार निकलते हैं। कितने दांत 1 बार निकलते हैं? 12 दांत ऐसे जो 1 बार निकलते हैं। कौन से? 8 प्रीमोलर और 4 थर्ड मोलर। जो थर्ड मोलर उन्हें क्या कहते हैं? विजडम टीथ। और कैसे होते हैं? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल वो जो हमारे पूर्वजों में फंक्शनल और हम लोगों में नॉन फंक्शनल हो गए। जो एलिफेंट में टस्क निकले रहते हैं वो क्या है? मॉडिफाइड अपर इंसाइजर। और वेलरस में दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ अपर टीथ आर covered by hard covering named as enamel। और ये जो enamel नाम का सब्सटेंस है, प्लांट में स्पोरोपोलिनिन आप पढ़ेंगे और एनिमल में enamel। Enamel is the hardest substance. This is hardest substance in vertebrates। vertebrates किसे कहते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, जो आपकी रीढ़ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट कहेंगे। क्या मेढक वर्टिब्रेट है? मेढक वर्टिब्रेट है? आया नहीं है? मेढक वर्टिब्रेट है। काऊ वर्टिब्रेट है? बिल्कुल है। डॉग वर्टिब्रेट है? बिल्कुल। हम लोग वर्टिब्रेट हैं? बिल्कुल। फिशेस वर्टिब्रेट हैं? मछलियां वर्टिब्रेट हैं? बिल्कुल। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब क्या है? वर्टिब्रेट्स। क्या हर मैमल वर्टिब्रेट है? हर मैमल वर्टिब्रेट है? और हर वर्टिब्रेट मैमल है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जितने भी मैमल है वो सब क्या है? वर्टिब्रेट है। तो जितने भी वर्टिब्रेट उनकी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है? एनामल। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ये बना हुआ कैल्शियम फॉस्फेट से। स्पोरोपोलिन किससे बना हुआ है? फैट एंड फिनॉल। अच्छा, ये ज्यादा लोगों को पता है, लिखा हुआ है भी, है ना। और जब स्पोरोपोलिन वाला पढ़ूंगा तब ये पूछूंगा। तब जैसे 1-2 बच्चे बता पाए इस समय ना, तब वैसे ये भी बता पाएंगे। तो आप देखिए कितने आप डेडिकेटेड हैं पढ़ाई को लेकर। तो इनेमल बना है कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा, और स्पोरोपोलिन किससे बना है? फैट और फिनॉल के द्वारा बना हुआ। वो जब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में उस समय हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये पॉइंट और है जो यहाँ पर आपको दिया गया। एनसीईआरटी में केवल इतनी बात बताई गई आपको कि हमारे टीथ के अपर सरफेस के ऊपर इनेमल नाम का सब्सटेंस है। 2 पॉइंट मैंने और बता दी कि इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्टिब्रेट। तो इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बताइए डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट क्या बताया गया? देन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कितने पार्ट? पहला टीथ और दूसरा तो टीथ हम पढ़ चुके हैं। अब टंग के बारे में देखिए, एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं जैसा एनसीईआरटी ने कहा है। बस एनसीईआरटी के टॉपिक के साथ साथ, एनसीईआरटी के पॉइंट के साथ साथ 1-2 पॉइंट मैंने और बता दिए। जैसे एनसीईआरटी में एलिफेंट के बारे में, रैबिट के बारे में, मिल्क डेंटिशन के बारे में नहीं बताया गया, तो मैंने साथ ही में बता दिया, अलग से कोई बर्डन भी आपको नहीं लगेगा। तो अब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज टंग, जिसे आप कहते हैं जीभ। सबसे पहली चीज, टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल का बना हुआ। कौन सी मसल? स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल। सोच लो एक बार। पहली क्लास की थी तुम लोगों ने? नहीं की थी? हाँ की थी ना? नहीं की थी तो YouTube पे है, उसको पढ़ सकते हो। तो हाँ, ये स्केलेटल मसल है ना? स्केलेटल मसल है। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी है ना। आप चाहे तो अपनी टंग का मूवमेंट करवा सकते, देखिए अपनी टंग से अपनी नाक को छूने की कोशिश करिए। टंग में मूवमेंट करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं? आपकी इच्छा में है ना, आपके कंट्रोल में है ना ये, तो दैट इज स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है। आप अपने इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस कराइए, हो रही है? नहीं हो रही है, मतलब वहां पर स्मूथ मसल है जो कि कैसे होती है? इनवॉलंटरी होती है। तो यहाँ पर कैसी मसल होंगी? स्केलेटल मसल, नहीं मस्कुलर ऑर्गन, और यहाँ पर स्केलेटल मसल होगी। कितनी तरह की मसल होती है? 3 तरह की मसल होती है। कितनी मसल होती है? 639 मसल, 630। ये बात कई बार हो चुकी है पहले लेक्चर से। लेक्चर अगर आपके छूटे हुए हैं तो YouTube से आप कवर जरूर कर लीजिएगा, वहां पर अपलोडेड है। तो टंग मस्कुलर ऑर्गन है और ये स्केलेटल मसल से बनी है। अब टंग का जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा ही फ्री है, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल इंटीरियर पार्ट। आगे वाला हिस्सा कैसा है? मूव करता है। लेकिन इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो अटैच है। किससे? फ्रेनुलम से अटैच है। तुम लोग बस जो आता वही बताओगे। टंग इज अटैच्ड, टंग इज अटैच्ड with floor of buccal cavity, floor of buccal cavity। फ्लोर जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो कि ये जो रूम है ये बक्कल कैविटी, ये रूम क्या है? बक्कल कैविटी। तो इसमें ये ऊपर क्या है? फ्लोर, रूफ है ना, और नीचे क्या है? फ्लोर। फ्लोर का मतलब फर्श और रूफ का मतलब छत। तो अब ये मान लीजिए कि ये जो पूरा कमरा है ये बक्कल कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बक्कल कैविटी में ये ऊपर क्या हो गया? रूफ, और नीचे फ्लोर हो गया। तो हमारी टंग किससे अटैच है? रूफ से या फ्लोर से? फ्लोर से। किसके फ्लोर से? बक्कल कैविटी के फ्लोर से। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वॉलपेपर लगा हुआ है, तो ये वॉलपेपर किससे अटैच है? वॉल से अटैच है। किससे अटैच है? वॉल से। किसकी मदद से? ये देखो, ये हालात है, मतलब कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है ना। नहीं समझ पा रहे हो? ये वॉलपेपर है बेटा, ठीक है, ये पेंट नहीं है, ठीक है। ये वॉलपेपर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वॉलपेपर किससे अटैच है? दीवार से। किसकी मदद से? ग्लू की मदद से ना, गोंद की मदद से। तो हम एकदम वही चीज है कि हमारी टंग किससे अटैच है? फ्लोर से। किसके फ्लोर से? बक्कल कैविटी के फ्लोर से। किसकी मदद से? फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर से। यानी फ्रेनुलम एक्ट्स लाइक ग्लू।
होगी, एकदम गोंद की तरह, जो किसको जोड़ती है? टंग को किससे? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से कनेक्ट करती है। विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम ये इंपॉर्टेंट, फ्रेनुलम ये इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो टंग है, इसलिए टंग बाहर खींच के नहीं आ पाती, क्योंकि ये किससे अटैच है? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से। किसकी मदद से? फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। अब देखिए, मतलब आप ये समझिए कि ये दिस इज द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, दिस इज फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी एंड दिस इज टंग। ये टंग है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? दैट इज फ्रेनुलम। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दैट स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज फ्रेनुलम। अब समझ में? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी और टंग, इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? फ्रेनुलम स्ट्रक्चर हो गया। अब जो हमारी टंग है, इसके दो सरफेस हैं, एक कैसा है? अपर और एक लोअर। हमारी जो जीभ है उसका एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस है। जो अपर सरफेस होता है वो स्मूथ है या रफ है? रफ है। उसमें बहुत छोटे छोटे उभार निकले। ये जो हमारी टंग होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे उभार इस तरीके के पाए जाते हैं। और जब सुबह आप सो के जगते हैं तो इसमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, जिसको आप टंग क्लीनर से साफ करते भी होंगे, और कुछ लोग नहीं भी साफ करते, कुछ लोग मुंह ही नहीं धुलते, ऐसे ही चले आते हैं। अभी तो क्लास 11 बजे की, जिन बच्चों की क्लास सुबह होती है 7:30 बजे, वो तो ऐसे ही चले आते हैं, है ना? तो ये छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, क्या कहते हैं? These are named as papillae। सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं पैपिला। अगर किसी एक की बात करें तो इन्हें कहेंगे पैपिला, और प्लूरल फॉर्म में कहेंगे पैपिला। तो हमारी टंग के अपर सरफेस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है, जो उभार पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैपिला या पैपिली के नाम से जानते हैं। और ये जो पैपिली है, इन्हीं में से, पैपिली के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बड। इन्हीं पैपिली में पाए जाते हैं टेस्ट बड, और टेस्ट बड से हमें पता चलता है टेस्ट नामी टेस्ट बड। तो इन्हीं टेस्ट बड से हमें स्वाद का अनुभव होता है। जो भी हम खाते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, उसका पता हमें किससे चलता है? टेस्ट बड से। क्या सभी पैपिली में टेस्ट बड होती है? नहीं, सारी पैपिली में टेस्ट बड नहीं होती। कुछ पैपिली में टेस्ट बड होती है और कुछ में नहीं होती। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, अगर हम इस टंग के बेस की बात करें तो ये पार्ट जो होगा, ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगा? टिप। तो जो बेस होता है, कौन सा टेस्ट बताता हमें? बिटर टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। जैसे अगर आप नीम की पत्ती खाएं तो कड़वी लगती है आपको, तो उसका टेस्ट कहां से पता चलता है? बेस ऑफ टंग। जो बेस पे पाई जाने वाली टेस्ट बड होती है वो बिटर टेस्ट के लिए होती है, और आपके टिप की तरफ जो टेस्ट बड पाई जाती है वो किसके लिए? स्वीट टेस्ट के लिए। जो आपको मिठास का अनुभव होता है, ये टिप की तरफ से होता है, और जो आपको कड़वा स्वाद महसूस होता है वो बेस की तरफ से होता है। अब बात करते हैं पैपिली के बारे में। पैपिली कितनी तरह की? पैपिली कितनी तरह की? 4 या 3? पैपिली 4 तरह की। ह्यूमन में 3 तरह की। अगर ह्यूमन में पूछा जाएगा तो ह्यूमन में पैपिली होती है 3 तरह की। पहली फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। दूसरी फंगीफॉर्म, और तीसरी सर्कमवेलेंट। सर्कमवेलेंट। एक और होती है, लेकिन वो ह्यूमन में नहीं पाई जाए तो उन्हें कहते हैं फोलिएट। तो लेकिन वो ह्यूमन में नहीं है, वो नाम आपको लिख के मैंने दिया, अभी यहाँ पे समझ लीजिए आप। फिलीफॉर्म पैपिली, ये कैसी? सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी, और सर्कमवेलेंट सबसे बड़ी। These are largest। ये सबसे छोटी, तो इनका नंबर सबसे ज्यादा है। मोर न्यूमेरस,
न्यूमरस का मतलब सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाना, और जो सर्कमवेलेंट है दीज आर लीस्ट इन नंबर, या कह सकते हैं लीस्ट न्यूमरस। लीस्ट न्यूमरस सबसे कम नंबर में पाई जाती है सर्कमवेलेंट, और सबसे ज्यादा फिलीफॉर्म में। अब यहाँ पर टेस्ट बर्ड की बात करते हैं, तो टेस्ट बर्ड कहाँ पर नहीं है? फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं, बाकी सब में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेस्ट बर्ड्स क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेस्ट बर्ड एब्सेंट। टेस्ट बर्ड एब्सेंट। ये तो ह्यूमन की बात होगी। दूसरे मैमल में एक और पेपिली पाई जाती है जिन्हें कहते हैं फोलिएट। फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली, बट दीज आर एब्सेंट इन ह्यूमंस। दीज आर एब्सेंट इन ह्यूमंस। अब एमयू में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारी टंग में दो ग्लैंड पाई जाती हैं, एक का नाम है नोहन्स ग्लैंड, नोहन्स ग्लैंड, और दूसरी है ब्लैंडेंस। अभी तुम लोग खूब बता रहे हो, अभी एक दो चैप्टर के बाद पूछते फिर पता चलेगा कितना आता है। These glands are present in tongue। तो ये टंग का पूरा टॉपिक हो गया। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर जितने भी क्वेश्चन थे सारे यहाँ पर कवर हो गए, तो यहाँ से रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। किस तरह की मसल है? स्केलेटल मसल यहाँ पर है। एंटीरियर पार्ट किसका है? फ्रीली मूवेबल है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है किससे? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। फ्लोर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में रूफ लिख के दे सकता है। तो टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेगुलम। टंग की अगर हम बात करें तो टंग के ऊपर जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन या उभार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेपिली कहा जाता है। कुछ पेपिली में टेस्ट बर्ड भी पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड कहाँ नहीं होते हैं? फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। ह्यूमन में कितने टाइप की पेपिली हैं? 3 तरह की पेपिली। पहली फिलीफॉर्म, दूसरी फंगीफॉर्म, तीसरी सर्कमवेलेंट। सबसे ज्यादा कौन सी है? फिलीफॉर्म। सबसे कम कौन सी है? सर्कमवेलेंट। सबसे छोटी कौन है? फिलीफॉर्म। सबसे बड़ी कौन है? सर्कमवेलेंट। टेस्ट बर्ड कहाँ पर नहीं है? फिलीफॉर्म। बाकी आप इन दोनों को जरूरी कि टेस्ट बर्ड याद करिए, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती। मैमल में फोलिएट नाम की पेपिली भी होती है, लेकिन ह्यूमन में नहीं पाई जाती। 2 तरह की ग्लैंड पाई जाती है टंग के अंदर, दैट इज नोज ग्लैंड एंड ब्लैंडेंस ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी के बाद जो अगला पार्ट है दैट इज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब शुरुआत से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं पहले, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी बताई गई? 9 मीटर। इंटीरियर ओपनिंग क्या है? पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है? तो माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी के बाद उसके बाद esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine and ये पार्ट हो गया आपके। अब आपको बताएंगे कि जो एसोसिएटेड ग्लैंड हो कितनी तरह की? 3 तरह की। पहला salivary gland, सेकंड liver और थर्ड। अब आपको बताएगा सबसे ज्यादा तरह के एंजाइम कहां पर मिलेंगे? सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनाल हर्बीवोरस एनिमल में पाई जाएगी। ह्यूमन में डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट आपने पढ़ा यहाँ पर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में। इसमें कितने स्ट्रक्चर पढ़े आपने? 2, टीथ है। अब मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा, आप टर्म बताइएगा। हमारे दांत जिंदगी में 2 बार निकलते हैं। हमारे दांत 4 तरह के होते हैं, दैट इज हेटेरोडोंट कंडीशन। हमारे दांत सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, दैट इज इकोडोंट कंडीशन। कितने दांत जिंदगी में 2 बार निकलते हैं? 20। कितने दांत जिंदगी में 1 बार निकलते हैं? 12 दांत। कौन से? 8।
मॉडिफिकेशन है, अपर कैनाइन का, और एलिफेंट में अपर इंसाइजर का मॉडिफिकेशन होता है। फिर आपने टंग के बारे में पढ़ा। टंग की अगर हम बात करें तो टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, और ये टंग जो हमारी है ये अटैच होती किससे, फ्लोरोबक्कल कैविटी से, किसके द्वारा, फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। टंग पे जो प्रोजेक्शन होने क्या कहते हैं, पैपिली कहा जाता है। कितनी तरह की पैपिली, ह्यूमन में 3 तरह की पैपिली। कौन सी, फंगिफॉर्म, सर्कमपेलेंट। कौन सी सबसे ज्यादा है, फंगिफॉर्म। कौन सी सबसे कम है, सर्कमपेलेंट। कौन सी सबसे छोटी है, फंगिफॉर्म। कौन सी सबसे बड़ी है, सर्कमपेलेंट। कहां पर टेस्ट बर्ड नहीं है, फंगिफॉर्म में। और एक पैपिली और पढ़ी आपने, कौन सी, फोलिक पैपिली, जो कि ह्यूमन में नहीं पाई जाती। टंग में 2 ग्लैंड आपने पढ़ी, कौन सी, जो टंग का बेस होता है किसके बारे में बताता है, बिटर टेस्ट, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। और जो टिप है वो स्वीटनेस के बारे में बताता है। तो आप सोचिए कि जो चीजें पढ़ने में करीब 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगा, उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से कंसंट्रेट करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, और धीरे धीरे जो हमारी स्पीड है थोड़ी सी इससे बढ़ेगी। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आप एक काम जरूर करिएगा कि जो आज पढ़ाया गया है इसको घर पे जाके आधे घंटे का टाइम जरूर दीजिए। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो डाउट को नेक्स्ट टर्न पे जरूर पूछिएगा, या आज अगर कोई डाउट है आपके मन में तो उसको भी तुरंत क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं ऑफिस में मिलूंगा, वहां पर आप पूछ सकते हैं। और पुराने टॉपिक को जरूर रिवाइज करिए, मतलब जो पिछले टर्न पे मैंने आपको पढ़ाया था मंडे को, उस टॉपिक को भी जरूर पढ़िए। आपका तरीका क्या होना चाहिए, जैसे आज आपको पढ़ाया गया, जितना टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया बक्कल कैविटी का, इस टॉपिक को आज पढ़िए आप। मान लीजिए इस टॉपिक को पढ़ने में रोक पे आप गए और इसको पढ़ने में 1 घंटे लगा, मान लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 1 घंटे लगाए, कुछ बच्चे 2 घंटे लगाए इसको पढ़ने में, कुछ बच्चे हो सकता है 10 मिनट में इस टॉपिक को कवर कर लें। तो इसके बाद आप पुराने टॉपिक को जरूर रिवाइज करिएगा। फिर जब फ्राइडे की आपकी क्लास होगी तो फ्राइडे को जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उस टॉपिक को जब आप रिवाइज करेंगे तो उसके साथ में आप इन दोनों टॉपिक को, जो आपने मंडे को पढ़ा और जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा, उसको भी जरूर रिवाइज करेंगे। तो आप सोचिए कि जब फ्राइडे को आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे तो मंडे वाला टॉपिक कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, मंडे वाला टॉपिक आपका 3 बार तक रिवाइज हो जाएगा, वेडनेसडे वाला टॉपिक 2 बार रिवाइज हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट मंडे को पिछले मंडे वाला टॉपिक 4 बार रिवाइज हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर इसी तरीके से 10 लेक्चर आप कर लेते तो पहला वाला टॉपिक 10 बार रिवाइज हो जाएगा, दूसरा टॉपिक 9 बार रिवाइज हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा किसी चीज को 4 बार अगर पढ़ लेते हैं ना मन से, तो चीज कभी भूलेगी नहीं। अगर आप 10 बार पढ़ लेंगे तो आप सोचिए, क्या कभी भूलेगा आपको, नहीं भूलेगा, वो चीज हमेशा आपको याद रहेगी। लेकिन उसके लिए ये चीज जरूरी कि जब आप क्लास में बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन केवल सुनने पे होना चाहिए, आपको सुनाई देना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, और दिखाई देना चाहिए। अगर आप इसको केवल टीपने के चक्कर में पढ़ेंगे, किसको लिख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर कुछ भला नहीं होने वाला है। या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक वो बुक देखते हैं, और जब मैं कहता हूँ कि अब पिक कर लो तब वो बोर्ड देखना शुरू करते हैं। तो इससे भला नहीं होने वाला है। ठीक, मैं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन और मैं बीच बीच बताता भी रहूंगा, लेकिन कुछ लोग नहीं सुनेंगे, वो साल भर अपनी ही मनमानी करेंगे और फिर नतीजा देख लेंगे कि क्या होगा। तो अगर इतनी बातें आपकी समझ में आ रही है, और देखिए आज जितना मैंने पढ़ा सब कुछ मैंने आपको रिवाइज कर दिया, और रूम पे जाके इसको पढ़िएगा, आप देखिए कितना टाइम लगेगा, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में हो जाएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी ये तीसरा लेक्चर है, और मैंने कहा था कि 10 लेक्चर आप पढ़िएगा, 10 दिन आप पढ़िएगा, उसके बाद आप चाहे जिस भी मीडियम से हो, आपको सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगेंगी। शुरुआत के 10 लेक्चर आपके YouTube पर भी रहेंगे, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहां पर उन लेक्चर को आप फिर से देख सकते हैं। क्लियर? तो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक, इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है आपको तो ऑफिस में आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, बुक के लिए जो मैंने बताया था बायोनीट, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप चाहे तो बायोनीट की जगह पर A to Z आप कर सकते हैं। A to Z में एक चीज और आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी दिया गया, क्वेश्चन सारे वही है जो बायोनीट में आपको दिए गए हैं। तो जैसे आज मैंने आपको ये पढ़ाया टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल में, तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन जाके
A to Z में बायोनीट, जो कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ये नया एडिशन है एकदम A to Z का, जिसमें 2020 तक का पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। जो बायोनीट के बारे में मैंने बताया था, बायोनीट का हर एक क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, बस इसमें थोड़ी सी एडिशनल थ्योरी आपको दी गई जिसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं। आप केवल क्वेश्चन करिएगा, पढ़ना केवल आपको यही किताब है इंस्पेक्शन, और कुछ नहीं पढ़िएगा। आपका मन अगर करेगा तो एनसीईआरटी जाके मैच कर लीजिएगा कि क्या सारी लाइन यहाँ पर है या नहीं है, उससे ज्यादा ही चीजें आपको मिलेंगी और आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। जैसे टंग आपने पढ़ी, मैंने ये पॉइंट अलग से पढ़ा, नोज ग्लैंड और प्लैंटेन ग्लैंड, लेकिन ये साथ में कवर हो जाएगा, आपको बर्डन नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी फ्राइडे को, और कल मैंने बता दिया अगर आप क्लास करना चाहें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की क्लास होगी 11 बजे।